Good morning students. Today we are going to start with the topic electromagnetic induction. इसको हम लोग शॉर्ट में EMI भी बोलते हैं. So let's start. Today whatever electricity we are getting nowadays, we are getting from nuclear power plant, hydroelectric power plant and thermal power plant. ठीक है. इन सभी पावर प्लांट्स में एक चीज कॉमन होती है, वो है जनरेटर. जनरेटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कन्वर्ट करती मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जनरेटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है. तो जनरेटर हो या ट्रांसफार्मर हो और ट्रांसफार्मर, इन दोनों डिवाइसेस में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एप्लीकेशन होता है. ठीक है. तो सपोज करिए अगर हमारे पास एक वायर है, सपोज वी हैव एनी वायर और इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है. ठीक है. देयर डेवलप्स अ मैग्नेटिक फील्ड. इफ वी ब्रिंग अ कंपास नीडल क्लोज टू द वायर, देन वी ऑब्जर्व दैट देयर इज द डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल. कंपास नीडल में क्या होगा? डिफ्लेक्शन होगा, इधर इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन. तो ये जो डिफ्लेक्शन हुआ ये किसकी वजह से हुआ? इससे हम क्या रिजल्ट ऑब्टेन कर रहे हैं? इससे हमें ये पता लग रहा है कि जो करंट आई है इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई. इसकी वजह से क्या चीज इस पे आई? फोर्स. इस पे फोर्स अप्लाई हुई जिसकी वजह से इसमें क्या हुआ? डिफ्लेक्शन हुआ. तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या प्रोड्यूस कर रही है? मैकेनिकल एनर्जी. देयर इज द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल. ठीक है. तो क्या इसका रिवर्स भी पॉसिबल है? क्या हम लोग मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो इसके लिए कुछ साइंटिस्ट थे जो इस पे वर्क कर रहे थे, जिसमें फर्स्ट साइंटिस्ट थे हैंस ओरस्टेड. हैंस ओरस्टेड ने सबसे पहले ये चीज ऑब्जर्व करी कि जब करंट किसी वायर में फ्लो करता है तो नीडल में डिफ्लेक्शन होता है. ठीक है. उसके बाद जो साइंटिस्ट आए वो थे माइकल फैराडे एंड जोसेफ हेनरी. ही इज फ्रॉम इंग्लैंड and he is from USA. ये दोनों साइंटिस्ट सेम फिनोमेना पे वर्क कर रहे थे, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. बट सबसे पहले जिसका नाम हुआ वो थे माइकल फैराडे, बिकॉज इन्होंने अपना पेपर जो है सबसे पहले पब्लिश करा रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इसीलिए इनका नाम सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए जाना जाता है. तो माइकल फैराडे ने जो चीज ऑब्जर्व करी वो क्या थी कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है और इससे हमें मैकेनिकल एनर्जी यानी कि डिफ्लेक्शन ऑब्टेन हो रहा है, क्या इसका रिवर्स भी पॉसिबल है? क्या हम लोग मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकते हैं? क्या इसका रिवर्स भी पॉसिबल है? तो इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे. वो एक्सपेरिमेंट्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या थे वो एक्सपेरिमेंट्स, जिससे कि रिवर्स जब हम लोग मैकेनिकल एनर्जी जब किसी मैग्नेट को किसी वायर के पास लेके आए तो उसमें क्या करंट प्रोड्यूस हो सकता है? तो दोनों ही सेम फिनोमेना पे वर्क कर रहे थे. ठीक है. तो इनके कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं दोनों के, माइकल फैराडे एंड जोसेफ हेनरी के. तो वो एक्सपेरिमेंट्स हम लोग देखते हैं. आपकी एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है 3 एक्सपेरिमेंट्स हैं. एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जिसमें एक कॉइल के पास हम लोग एक मैग्नेट को लेके आते हैं. ठीक है. एक्सपेरिमेंट नंबर 2 इज जिसमें हम लोग 2 कॉइल्स का यूज करते हैं. एक कॉइल में बैटरी लगाते हैं और एक कॉइल में गैल्वेनोमीटर और दूसरे में उसका डिफ्लेक्शन देखते हैं. थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या है कि 2 हम लोग कॉइल्स लेते हैं. एक कॉइल में गैल्वेनोमीटर लगा रहता है, दूसरे कॉइल में बैटरी और स्विच लगी रहती है. तो जब स्विच को ऑन ऑफ करते हैं तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है. तो ये एक्सपेरिमेंट्स कुछ देखते हैं हम लोग. सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है. मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया. किसी भी पर्टिकुलर एरिया को क्रॉस करने वाली जो लाइंस होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स. सपोज करिए
कि मेरे पास एक ये प्लेन सरफेस है, ठीक है, दिस इज द प्लेन सरफेस, इससे कितनी लाइंस इसको क्रॉस कर रही हैं, तो जितनी लाइंस इस सरफेस को क्रॉस करेंगी इस पर्टिकुलर एरिया को, तो वो क्या हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। सपोज इसका एरिया जो है ए है और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो बी है, तो बी इंटू ए इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर क्या होगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरीके से होगा, ठीक है, ये चीज आप लोगों को मालूम है। अब अगर हम लोग इस सरफेस को एक पर्टिकुलर एंगल पे टिल्ट कर देते हैं इस तरीके से, तो ये पहले एरिया वेक्टर ऐसे था, इस सरफेस का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस वो इस तरीके से होगा, ठीक है, तो ये भी इस तरीके से टिल्ट हो जाएगा। सपोज हमने थीटा एंगल से इसको टिल्ट करा इस तरीके से इस सरफेस को, तो ये भी नीचे आ जाएगा इस तरीके से। तो इसमें अगर देखें तो ये जो सरफेस है दिस इज द बी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल क्या है थीटा, और ये सरफेस पहले ऐसे था, इसको हमने इस तरीके से टिल्ट करा, तो ये कितना एंगल से टिल्ट करा थीटा से, तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट है ये वाला दिस कंपोनेंट, ये क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा, और जो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है ये वाला, ये क्या हो जाएगा ए साइन थीटा। तो क्या ए साइन थीटा इस मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस हॉरिजॉन्टल सरफेस को, ये जो ऊपर वाला जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है इसको कट कर रही है, नहीं कट कर रही है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है किस सरफेस को कट कर रही है, इस सरफेस को, ए कॉस थीटा वाले सरफेस को कट कर रही है, ठीक है। तो अगर कोई सरफेस किसी पर्टिकुलर एंगल पे टिल्टेड होता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर उसको क्रॉस कर रही है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, phi b is equal to b a cos theta, where it is given as in vector form as b vector dot a vector, b vector dot a vector, और दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो b वेक्टर डॉट a वेक्टर, तो क्या हो गया b a cos theta, where theta is the angle between b वेक्टर एंड a वेक्टर, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई आप लोगों को। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है वेबर, और इसकी सीजीएस यूनिट होती है मैक्सवेल। 1 वेबर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल, ठीक है। ये एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट के बीच में रिलेशन है, 1 वेबर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। अब जो माइकल फैराडे और हेनरी ने जो एक्सपेरिमेंट्स करे थे उसको हम लोग देख लेते हैं, वो क्या है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, इसमें क्या करा था, इसने एक कॉइल ली थी, दिस इज द कॉइल, और इसके पास ये मैग्नेट लेके आ रहा था इस तरीके से मैग्नेट, जिसके पास जब ये कॉइल के पास लेके आया, ये कॉइल है, इसमें इनिशियली कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा था, इसमें एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड था जिसका डिफ्लेक्शन क्या था, 0 था। अब इसके पास जब ये मैग्नेट लेके आया तो इसने क्या देखा कि इसमें गैल्वेनोमीटर में कुछ डिफ्लेक्शन हुआ, दैट मीन्स गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होने का मतलब क्या है कि कॉइल में कुछ करंट फ्लो हुआ। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 उसने जो करा, उसने 2 कॉइल्स ली, he has taken 2 coils, coil number 1 and coil number 2. In coil number 1 he has connected the galvanometer, in coil number 2 he has connected the battery. When he connected the battery, there flows a current in the coil. Due to this current, there is the magnetic field starts flowing in this coil like this. When he brought this coil close to this wire, close to this coil, जब ये कॉयल इस कॉयल को इस कॉयल के पास लेके आता है, तो क्या होता है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड इससे कॉइल से लिंक हो रही है वो चेंज होने लगती है। जब वो चेंज होने लगती है तो इसमें क्या आता है, डिफ्लेक्शन आता है, इसमें भी कॉइल में क्या आ जाता है, करंट आ जाता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 क्या था, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 ये था कि इसने 2 कॉइल्स ली, ठीक है, एक में इसने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करा, दूसरे में इसने बैटरी और स्विच को कनेक्ट करा। जब ये स्विच को ऑन ऑफ करता है तो इसमें भी डिफ्लेक्शन आता है, तो यानी कि इसमें भी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड इट, एक्चुअली क्या हो रहा है
कि जब भी कॉयल या मैग्नेट के बीच में या दो कॉइल्स के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स ये चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स देखिए 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो बी हो गया, दूसरा ए हो गया, तीसरा एंगल हो गया। ठीक है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस चेंज हो जाएंगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी चेंज होंगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। अगर एरिया को हम कम या ज़्यादा कर रहे हैं तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, या उसके बीच का एंगल चेंज कर रहे हैं। जैसे कि अगर हमने पहले एंगल ऐसे था तो इसमें मैक्सिमम जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही थी, जब इस तरीके से टिल्ट करा तो कम हुई, जब इस तरीके से हॉरिजॉन्टल कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर और नीचे से क्रॉस कर गई, इसको कट नहीं कर पा रही हैं। तो यानी कि ये एंगल पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, और एरिया, पहले एरिया इसका इस तरीके से था, अब एरिया अगर हम लोग छोटा कर दें तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस एरिया विल गेट्स रिड्यूस्ड, सो देयर विल बी द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कम बढ़ा दें या घटा दें तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। यानी कि बी पे, ए पे और दोनों के बीच जो एंगल है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है, ठीक है, जब मैग्नेट को पास लेके आ रहे हैं तो ये क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इस कॉइल को क्रॉस कर रही है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इसमें करंट फ्लो होने लगा और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में क्या करा इसने, जो करंट फ्लो हो रहा था इस कॉइल में, जब ये कॉइल को पास लेके आया तो इसमें जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही थी वो जब इसके पास लेके आया तो इसमें उसका इंक्रीमेंट होने लगा इस कॉइल में। जब इंक्रीमेंट होने लगा, देयर इज द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बी क्या हो रहा है, जब इस कॉइल को पास लेके आ रहे हैं तो बी में इंक्रीज हो रहा है, तो फ्लक्स लाइंस भी बढ़ने लगी। तो इसमें क्या हुआ, देयर इज चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विद दिस कॉइल, so there will be the deflection in the galvanometer। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में ये हुआ कि जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, और जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे लिंक हो रहा है, इस तरीके से क्रॉस हो रहा है, वो बढ़ने लगता है, एकदम से बढ़ता है, और जब हम लोग इसको ओपन करते हैं एकदम से कम हो जाता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स एक टाइम बढ़ता है और एक टाइम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सो देयर इज द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कि अगर जब तक रिलेटिव मोशन होता रहेगा तब तक क्या होता रहेगा, देयर इज चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स में जो फ्लक्स लिंक कर रहा है कॉइल से वो चेंज हो जाएगा, उसके चेंज होते ही क्या आ जाएगा, कॉइल में करंट आ जाएगा। सो इससे ये चीज हम लोग कंक्लूड करते हैं, वेन एवर देयर इज द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉइल, देयर इज एन ईएमएफ इंड्यूस्ड, एंड ड्यू टू दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ देयर फ्लोज द करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। इन सभी एक्सपेरिमेंट्स में देखिए जो करंट फ्लो हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पर भी जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में। अगर इस कॉइल में करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है तो इसमें क्या होगा, ऊपर की तरफ फ्लो होगा। इसमें अगर कॉइल में करंट नीचे की तरफ है तो इसमें क्या होगा, ऊपर की तरफ करंट फ्लो होगा। हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। इसका मतलब यह है कि ईएमएफ जो कॉइल में इंड्यूस होता है वो अपोजिट पोलैरिटी का होता है। ठीक है, और अगर कॉइल क्लोज्ड है तो उसमें क्या चीज फ्लो होने लगेगी, करंट किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे, एक्सपेरिमेंट 1, 2, 3 which are performed by Joseph Henry and Michael Faraday। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो।